सभी को मेरा नमस्कार। जो आज अगला चैप्टर हमारा है 15वां। ये हमारा 15 चैप्टर है 9वीं कक्षा का, जिसका शीर्षक है मेघाय और हमारे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आइए सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय जानेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे। ठीक है, बाल पत्रिका के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और उनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, ये रचनाएं हैं उनकी काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इनकी प्रमुख कविता संग्रह है। और इस कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित हुए और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसके लिए? ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे दिनमान, ठीक है, दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं बल्कि भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर जी की भाषा सहज एवं लोक महक के लिए हुई थी। तो जो इनकी कविता हैगी मेघाय, तो मेघाय का यहाँ पर विश्लेषण बताया गया है कि संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी, जैसे कि प्रवासी आते हैं, अतिथि आते हैं, जैसे दामाद, तब दामाद के रूप में से की गई है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है वो मेघों के आने का सजीव, मतलब बिल्कुल मेघों का उसका बिल्कुल सेम वैसे वर्णन किया गया है। तो सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उनके उल्लास को दिखाया है। तो आइए हम पंक्ति के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य में जो दामाद का और एक ग्रामीण संस्कृति का किस प्रकार से मेघों का आने का उन्होंने किस प्रकार से सजीव वर्णन किया। आइए हम उनके पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे। तो ये हमारी पंक्ति है मेघाय। तो मेघाय बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचते गाते बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर मेघों के आने का वर्णन जैसे किसी दामाद के आने का वर्णन का बिल्कुल उस प्रकार से एक चित्रण किया गया है कि कवि ने वर्षा ऋतु जब आती है तो गाँव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया गया है कि कवि ने यहाँ बादलों का मानवीकरण करके उसे एक दामाद जो शहर से अतिथि बनकर गांव में आते हैं दिखाया गया है। जिस प्रकार से कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेघ भी बन ठन कर आए हैं। तो क्या है? बन ठन कर मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती है बयार, मतलब हवा। तो क्या उसी वजह से जो मेघ भी बड़े बन ठन के आए, सुंदर वेशभूषा धारण करके जैसे दामाद आते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ मेहमान दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे और उनकी सालियों के आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती हैं। गांव में दौड़ के फैला देती हैं और ये सूचना देने लगी कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हुए। तो यहाँ पर लिखा है ना कि गली गली में, अब बच्चे क्या करते हैं, गली गली में जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं या सभी बच्चे होते हैं वो पूरे जगह पहुँचा देते कि पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के आए हुए हैं,
कौन है? गाँव में आए हैं शहर के पाहुन, मतलब दामाद आए हुए हैं। और मेघ आए हैं बड़े बन-ठन के सवर के, ठीक है? तो जैसे वो मेघ रूपी बता रहे कि मेघ रूपी जो दामाद आए हैं वो बन-ठन के आए हैं बिल्कुल से, जैसे कि कोई दामाद होता है। तो ये सूचना पाके गाँव के सभी लोग अपने क्या खिड़की और दरवाजे क्या करते, खोल-खोल के उनको देखने लगते हैं और निहारने लगते हैं। घरों से तो बड़ी बेताबी से झाँक रहे हैं। यहाँ लिखा ना, पेड़, आप देख रहे हो कि पेड़ झुक झाँकने लगे, गर्दन उचकाए। तो क्या करने लगते हैं, पेड़ को क्या करते हैं, जो बड़े और लोग होते हैं क्या करते हैं, दरवाजों में से और खिड़कियों में से खोल-खोल के उनको क्या करते हैं, निहारने लगते हैं घरों से, ठीक है, बड़ी बेताबी से। आगे देखेंगे, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और जैसे लग रहा है कि आंधी चली है और धूल भागी है, जैसे कि गांव की महिलाएं हैं अपना घाघरा उठा के मतलब दौड़ के आ रही हैं। तो जिससे क्या धूल, और धूल चल रही, हवा चल रही है, ठीक है, धूल चल रही, हवा चल रही, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मानो कि वो अपने गर्दन को उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट को सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही हैं, ठीक है। तो क्या कर रही है, जो गांव की औरतें घूंघट को हटा के ठिठक के क्या कर रही हैं, अब मेहमान को देख रही हैं। तो इसका अर्थ ये थी कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी सी हवा चलती है, आंधी चलती है, और जिसके कारण रास्ते में पड़ी हुई धूल अ, उड़ने लगती है और हवा के वेग से क्या वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी भी अपने ठहर से जाता है। ये इसका जो बहुत सुंदर वर्णन किया गया, ठीक है, कि हाँ, पेड़ झुके झाँकने लगे गर्दन उचकाए, मतलब कि जब हवा बहने लगती है तो पेड़ झुकने लगते हैं, ठीक है, और आंधी चली धूल भागी। तो इसका वर्णन क्या है कि घाघरा उठा के, जैसे महिलाएं अपना घाघरा उठा के चलती है तो धूल उड़ती है, तो बारिश आने से पहले जैसे थोड़ी सी हवा चलती है उस प्रकार। बाकी चितवन उठी नदी ठिकनी ठिठकी घूंघट सरके। तो क्या करती है महिलाएं, घूंघट उठा उठा के देखती है। तो इस प्रकार से पूरा बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो ठिठक कर वो अपने घूंघट को सरकाए तिरछी नजर से मेहमान को देखती है। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी है, बोली अकुलाई लता ओट की किवाड़ की, ठीक है, लता ओट की हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, मतलब कि जैसे घर के बड़े लोग होते हैं ना, तो उस प्रकार से आते हैं तो दामाद का स्वागत करते हैं, तो उसी प्रकार से बूढ़ा पीपल भी क्या कर रहा है, उस वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहा है। बरस बाद सुधी ली, तो कह रहे हैं कि कई वर्षों बाद आपने सुधी ली, याद किया, आना आपका आना बहुत दिनों बाद हुआ। बोली अकुलाई लता ओट की दीवार से। अब जो दामाद की जो पत्नी थी और स्त्री थी, वो क्या करती है कि वो जो जीवन संगिनी होती है वो हठ पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुप कर कहती है। तो यहाँ लिखा ना कि बोली अकुलाई लता ओट की किवाड़ की, तो वो हट के छिप कर कहती है कि हरसाया ताल। अब यहाँ पे कहती है कि आप इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई है। साथ ही वो मेरे साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम क्या करते हैं, उसके पाँव धुलवाते हैं ना। जब कोई भी गांव में, तो पहले ये परंपरा होती है कि जब कोई भी गांव दूर से मेहमान आता है तो क्या करते हैं, उसका थाल में पानी लेके उसका पैर धोए जाते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो उसी प्रकार से करते हैं, उसको खुशी से क्या करते हैं, ताल जो तालाब होता है क्या करता है, तालाब वर्षा ऋतु को मतलब उसके पाँव रूपी पैर धोने के लिए तालाब में पानी होता है। तो परात उस प्रकार से परात का रूप दिया गया तालाब को। तो यहाँ बताना चाहते हैं, तो गांव की महिला क्या करती हैं, परात भर के और उसका पानी का उपयोग करती है पैर धुलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेघ आए बड़े बन के ठन के सॉरी मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो जिसका अर्थ है कि वर्षों बाद घर आने पर, मतलब कई वर्ष ने लिखा है यहाँ पे, बरस बाद सुधी लीनी,
तो इसका अर्थ है कि वर्षों बाद घर पे आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह से दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। और जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के छिपी मेघ शिकायत कर रही हैं कि वो प्यासी मेघों का इंतजार कर रही थी और उन्हें अब आने का समय मिला। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़कर उसके पास पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पंक्ति हो गई। तो अगली पंक्ति है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन के ठनके सवर के। तो आगे इस पंक्ति में इस प्रकार से कहा गया है। ओ माय गॉड, सभी को मेरा नमस्कार। जो आज अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा है 15वां। ये हमारा 15 चैप्टर है 9वीं कक्षा का, जिसका शीर्षक है मेघ आए और हमारे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आइए सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय जानेंगे। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे। ठीक है, बाल पत्रिका के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और उनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, ये रचनाएं हैं उनकी, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग इनकी प्रमुख कविता संग्रह है। और इस कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित हुए और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसके लिए? ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, दिनमान। ठीक है, दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं बल्कि भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर जी की भाषा सहज एवं लोक महक के लिए हुई थी। तो जो इनकी कविता हैगी मेघ आए, तो मेघ आए का यहाँ पर विश्लेषण बताया गया है कि संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी, जैसे कि प्रवासी आते हैं, अतिथि आते हैं, जैसे दामाद, तब दामाद के रूप में से की गई है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है वो मेघों के आने का सजीव, मतलब बिल्कुल मेघों का उसका बिल्कुल सेम वैसे वर्णन किया गया है। तो सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उनके उल्लास को दिखाया है। तो आइए हम पंक्ति के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य में जो दामाद का और एक ग्रामीण संस्कृति का किस प्रकार से मेघों का आने का उन्होंने किस प्रकार से सजीव वर्णन किया। आइए हम उनके पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे। तो ये हमारी पंक्ति है, मेघ आए। तो मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचते गाते बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ पर मेघों के आने का वर्णन जैसे किसी दामाद के आने का वर्णन का बिल्कुल उस प्रकार से एक चित्रण किया गया है कि कवि ने वर्षा ऋतु जब आती है तो गाँव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया गया है कि कवि ने यहाँ बादलों का मानवीकरण करके उससे एक दामाद जो शहर से अतिथि बनकर गाँव में आते हैं दिखाया गया है। जिस प्रकार से कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर बन ठन कर अपने ससुराल जाता है,
ठीक उसी प्रकार से मेघ भी बन ठन कर आए हैं। तो क्या है, बन ठन कर मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती है बयार मतलब हवा। तो क्या, उसी वजह से जो मेघ भी बड़े बन ठन के आए, सुंदर वेशभूषा धारण करके, जैसे दामाद आते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ मेहमान दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे और उनकी उनकी सालियों के आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती हैं। गांव में दौड़ के फैला देती हैं और ये सूचना देने लगी कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है ना कि गली गली में, अब बच्चे क्या करते हैं, गली गली में जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं या सभी बच्चे होते हैं, वो पूरे जगह पहुँचा देते कि पाहुन जो आए हैं गांव में शहर के आए हुए हैं। कौन है, गांव में आए हैं शहर के पाहुन मतलब दामाद आए हुए हैं, और मेघ आए हैं बड़े बन ठन के सवर के। ठीक है, तो जैसे वो मेघ रूपी बता रहे कि मेघ रूपी जो दामाद आए हैं वो बन ठन के आए हैं, बिल्कुल से जैसे कि कोई दामाद होता है। तो ये सूचना पाके गांव के सभी लोग अपने क्या खिड़की और दरवाजे क्या करते, खोल खोल के उनको देखने लगते और निहारने लगते हैं। घरों से तो बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। यहाँ लिखा ना, पेड़, आप देख रहे हो कि पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। तो क्या करने लगते हैं, पेड़ को क्या करते हैं, जो बड़े और लोग होते हैं क्या करते हैं, दरवाजों में से और खिड़कियों में से खोल खोल के उनको क्या करते हैं, निहारने लगते हैं घरों से। ठीक है, बड़ी बेताबी से। आगे देखेंगे, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और जैसे लग रहा है कि आंधी चली है और धूल भागी, जैसे कि गांव की महिलाएं हैं अपना घाघरा उठा के दौड़ के आ रही हैं। तो जिससे क्या, धूल और धूल चल रही, हवा चल रही है। ठीक है, धूल चल रही, हवा चल रही, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मानो कि वो अपने गर्दन को उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट को सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही हैं। ठीक है, तो क्या कर रही है, जो गांव की औरतें घूंघट को हटा के ठिठक के क्या कर रही हैं, अब मेहमान को देख रही हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी सी हवा चलती है, आंधी चलती है, और जिसके कारण रास्ते में पड़ी हुई धूल उड़ने लगती है और हवा के वेग से क्या वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी भी अपने ठहर से जाता है। ये इसका जो बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पेड़ झुके झांकने लगे, गर्दन उचकाए, मतलब कि जब हवा बहने लगती है तो पेड़ झुकने लगते हैं। ठीक है, और आंधी चली धूल भागी, तो इसका वर्णन क्या है कि घाघरा उठा के, जैसे महिलाएं अपना घाघरा उठा के चलती है तो धूल उठती है, तो बारिश आने से पहले जैसे थोड़ी सी हवा चलती है उस प्रकार। बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी घूंघट सरके, तो क्या करती है महिलाएं, घूंघट उठा उठा के देखती है। तो इस प्रकार से पूरा बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो ठिठक कर वो अपने घूंघट को सरकाए तिरछी नजर से मेहमान को देखती है। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी है, बोली अकुलाई लता ओट की किवाड़ की। ठीक है, लता ओट की हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो यहाँ बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जुहार की, मतलब कि जैसे घर के बड़े लोग होते हैं ना, तो उस प्रकार से आते हैं तो दामाद का स्वागत करते हैं, तो उसी प्रकार से बूढ़ा पीपल भी क्या कर रहा है, उस वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहा है। बरस बाद सुधी ली, तो कह रहे हैं कि कई वर्षों बाद आपने सुधी ली, याद किया, आना आपका आना बहुत दिनों बाद हुआ। बोली अकुलाई लता ओट के दीवार से। अब जो दामाद की जो पत्नी थी और स्त्री थी, वो क्या करती है कि वो जो जीवन संगिनी होती है वो हठ पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुप कर कहती है। तो लिखा ना कि बोली अकुलाई लता ओट के किवाड़ की, तो वो हट के छिप कर कहती है कि हरसाया ताल। अब यहाँ पे कहती है कि आप इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई है, साथ ही साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम क्या करते हैं, उसके
पाँव धुलवाते हैं ना, जब कोई भी गाँव में तो पहले ये परंपरा होती है कि जब कोई भी गाँव दूर से मेहमान आता है तो क्या करते हैं, उसका थाल में पानी लेके उसका पैर धोए जाते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो उसी प्रकार से करते हैं, उसको खुशी से क्या करते हैं, ताल जो तालाब होता है क्या करता है, तालाब वर्षा ऋतु को मतलब उसके पाँव रूपी पैर धोने के लिए तालाब में पानी होता है। तो परात उस प्रकार से परात का रूप दिया गया तालाब को। तो यहाँ बताना चाहते हैं, तो गाँव की महिला क्या करती हैं, परात भर के और उसको पानी का उपयोग करती है पैर धुलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेघ आए बड़े बन के ठनके मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। तो जिसका अर्थ है कि वर्षों बाद घर आने पर, मतलब कई वर्ष ने लिखा है यहाँ पे, बरस बाद सूधी लीनी। तो इसका अर्थ है कि वर्षों बाद घर पे आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह से दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। और जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के छिपी मेघ शिकायत कर रही हैं कि अब प्यासी मेघों का इंतजार कर रही थी और उन्हें अब आने का समय मिला। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़कर उसके पास पास जितना भी पानी है वह उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पंक्ति हो गई। तो अगली पंक्ति है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन के ठनके सवर के। तो आगे इस पंक्ति में, तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि अभी तक जो प्रेमिका को अपने प्रीतम की आने की खबर का भ्रम लग रहा था, यहाँ लिखा हुआ ना कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी सी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। अभी तक क्या प्रेमिका को प्रीतम के आने का भ्रम हो रहा था, लेकिन जब घर की छत पर चले जाते ही तो मानो कि प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठी। मतलब यहाँ लिखा दामिनी दमकी, जब उनकी बिजली दौड़ उठी और उन्हें प्रेमिका का जो भ्रम टूट गया और वो मन ही मन क्या प्रेमी से क्षमा याचना करने लगी। तो क्या क्षमा करो गांठ खुल गई भ्रम की, तो वो उनसे क्षमा मांगने लगी प्रेमी से कि अब मुझे क्षमा कर दे, मैं अब तक भ्रम सोच रही थी कि आप आओगे नहीं, इस प्रकार से। तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढहके, जब पता है आपको, जब गांव में बहुत दिनों बाद कोई आता है तो उनसे मिलन से, उनके प्यार से क्या होता है, जो कई दिनों का मिले नहीं होते, उसमें बीच में क्या उनसे मिलके जो आंसू होते बहने लगते हैं, जो आंसू होते बहने लगते हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रेमिका प्रेम अपने प्रेमी से मिलती है तो उनकी अपार मिलन की खुशी में क्या करते हैं, उनके आंसू, दोनों के आंसू अश्रु बहने लगते हैं। तो ठीक है, दोनों के आंसू बहने लगते हैं में, ठीक है। और अब इसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली बिजली क्या चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई, मतलब जो शंका थी वो दूर हो गई, जो भ्रम था कि वो दूर हो गया कि वर्षा नहीं होगी, मगर इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसते हुए बादल और आकाश में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस प्रकार से यह पंक्ति हमारी ये ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पर ठीक है, मेघ आए बड़े बन के ठनके सवर के। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सुंदर चित्रण किया गया है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा कि ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, वो मेघों के आने का सजीव वर्णन किया है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। तो हमने जाना बहुत सुंदर चित्रण। ये हमारी पंक्ति खत्म हो जाती है, तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।